स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पीएफआई बैन पर उनका बयान कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। देश के खिलाफ काम करने वालों पर एक्शन होगा, क्योंकि ये सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही भेज दी थी कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। वो उन राज्यों में उत्तर प्रदेश है जो चाहता था कि पीएफआई पर बैन लगे। अब केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन हुआ है और पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। राजस्थान संकट पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचेंगे। आलाकमान से उनकी मुलाकात बताई जा रही है। इस बीच अभी भी वहां पर संकट बना हुआ है। अशोक गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। खबरें आ रही कि सचिन पायलट पहले ही दिल्ली मौजूद हैं। कल वो यहां पहुंचे थे। 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। दिल्ली से जयपुर तक इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि आज सीएम के यहां पहुंचने का अनुमान है। एक संगठन जो 15 सालों से देश की जड़ें खोखला करने में लगा हुआ था, देश विरोधी साजिशों में लगा हुआ था, वो धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने में लगा था, उसके तार आतंकी संगठनों से जुड़े थे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हो सका। केंद्र सरकार ने अब उस संगठन को जमींदोज करने का इरादा कर लिया है और उस संगठन का नाम है पीएफआई, जिस पर केंद्र सरकार ने 5 साल की पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार के इस एक्शन पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेताओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं की मांग है कि आरएसएस पर भी पाबंदी लगाइए। लेकिन पहले सुनिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की पहली प्रतिक्रिया। कल जैसे आपको बताया था, ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही, जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर रेड पे देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है, तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैसे आईजीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चेक किया जाए, देखिए इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आप बैन करते हैं पीएफआई को तो आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पे क्या कहूँ। वो अभी उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास देखिए हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो, वो खुल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। सर पीएफआई पे लगे बैन का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही कि आरएसएस पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस ने आरएसएस पर रफ्त फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर बैन की मांग की है। पीएफआई बैन पर केरल के सांसद के सुरेश का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर भी इसी तरीके से बैन लगाया जाए। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। No, we are demanding RSS also banned. No, PFI ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? The RSS also highlighting these communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS is spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal, so government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. So wherever majority communalism is there, RSS is spreading, then the minority communalism also naturally coming up. So ultimately both communalism is dangerous.
majority communalism and minority communalism is dangerous for the country. So that's why government of India should ban both. Otherwise, no result. हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, 5 साल का बैन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जिस जगह पर आप हैं वहां किया गया होगा स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ये तो हम तब से देख रहे हैं जब छापेमारी चली, जब गिरफ्तारियां हुई, धारा 144 लगाई गई, भारी तैनाती पुलिस बल की गई। आज की स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, आज सुबह से ही जब हम पहुंचे, ये मुख्यालय है, पीएफआई का मुख्यालय है, और यहां पर जब हम पहुंचे, क्योंकि 22 तारीख को यहां पर सील लगा दिया गया था, और यहां पर जब हम सुबह पहुंचे तो हमें यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। अलग अलग गुटों में वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद कुछ पुलिस बलों की तैनाती यहां पर सिक्योरिटी के लिए कर दी गई, जो यहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद थे। ड्रोन यहां पर चारों तरफ घुमाया गया ताकि देखा जाए, नजर रखा जाए। आप देखिए, सामने पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से पुलिस के जवानों की यहां पर तैनाती की गई, पेट्रोलिंग की गई, लगातार ड्रोन से नजर रखा गया। इसके पहले हम बताएं, जब 22 तारीख को ये रेड हुई और 27 को ये रेड हुई, तो एहतियातन कदम लोकल पुलिस के द्वारा भी उठाया गया था, कुछ इलाकों में दिल्ली के और कुछ लोगों को। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता के पहले आरोपी के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक लड़की ने संगीन आरोप लगाए हैं। खुलासे होश उड़ाने वाले हैं और पुलिस सरकार से सवाल करने लगी। वगैरह ये सब करता था, मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट से। अंकिता ने चैट में खोला था रिजॉर्ट का राज। अब कैमरे पर देखिए रिजॉर्ट में घिनौने काम का पर्दाफाश। गंदा काम छिपाने के लिए स्टाफ को था ऊपर से आदेश। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस फरोशी रोकने की कोशिश अंकिता ने की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई, उसी रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया है, जिस पर अब तक कयासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट जिस्म फरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको सुनाते हैं उसी रिजॉर्ट की असलियत, वहाँ काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ से। मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार होता था। मेरठ की रहने वाली ये लड़की और इनके पति भी रिजॉर्ट में रहे, वहाँ नौकरी की और सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहाँ पुलकित गलत धंधे को शह देता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। लड़कियां आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। इस पूर्व कर्मचारी की माने तो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहाँ लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्या रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट से। रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। कुछ ऐसा ही आरोप इस लड़की के पति का भी है। वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं। जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे, और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। पहली बार कैमरे पर पुलकित, उसके दोस्तों और उसके रिजॉर्ट की असलियत जग जाहिर है। इन सब के बीच एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी है।
एक दिन पहले ही जांच टीम ने मौका वारदात से तमाम सबूतों के साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। पीएफआई पर पहली बार सख्त कार्रवाई हुई है। 7 दिन पहले केंद्र सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन शुरू किया। आज पीएफआई पर फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। गृह मंत्रालय ने आज पीएफआई पर पाबंदी वाला फरमान जारी कर दिया। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। पीएफआई के खिलाफ सबूतों के ढेर है और इसलिए अदालत में पीएफआई का जुर्म साबित करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंद्रह से ज्यादा राज्य, 100 से ज्यादा लोकेशन पर 5 दिनों के मेगा ऑपरेशन के बाद मिले सबूतों के जखीरे से जब साजिश की तमाम कहानियां सामने आई तो केंद्र सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का इरादा कर लिया। पीएफआई की उल्टी गिनती का पैगाम जारी कर दिया। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन है, लेकिन इसे आप पीएफआई की ताबूत पर आखिरी कील समझिए। इस नोटिफिकेशन में पीएफआई की पूरी पाप कथा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि इसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई ने गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठे किए, फंड को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि पीएफआई ने दूसरे धर्म मानने वालों को टारगेट किया, उनकी हत्या की, क्योंकि पीएफआई ने चर्चित चेहरों को निशाना बनाने की साजिश की, क्योंकि पीएफआई ने विस्फोटक तैयार करने का प्लान किया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पीएफआई ने आईएसआई और जमात उल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सांठगांठ की, क्योंकि यूपी, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ठान लिया था पीएफआई के टेरर नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 सितंबर को ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने देश भर में छापे डाले और 106 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 27 सितंबर को एक और मेगा ऑपरेशन हुआ और 247 आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हुई और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया और अब 29 सितंबर को पीएफआई पर पाबंदी का फरमान जारी हो गया। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। जब तक आप पूरे कुनबे को समाप्त नहीं करोगे, आतंक का कुनबा था ये पूरा का पूरा, इस आतंक के कुनबे को जब तक पूरा समाप्त नहीं करोगे तब तक आतंकवाद की समाप्ति नहीं होती। लेकिन बात ये भी देखने की है कि अब इनके जो राजनीतिक जो पैरोकार हैं और जो इनके जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सपोर्टिव लोग हैं जो उन आतंकियों को पनाह देते थे, उनको पैरोकारी करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो वही बात होगी कि जैसे सिमी के बाद पीएफआई जन्मा और पीएफआई के बाद कोई और एक और सीएफआई आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पीएफआई का कच्चा चिट्ठा काफी अरसे से खुल रहा था। जांच एजेंसियां इसकी कुंडली काफी अरसे से खंगाल रही थी।
सबूतों की भरमार थी, लेकिन जांच के हर एक्शन पर पीएफआई मजहब का कार्ड खेलता रहा। खुद को बेकसूर बताता, जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाता। जांच एजेंसियों की रेड पड़ी तो ये तोड़फोड़ और हिंसा पर उतर आया। पीएफआई का ये प्रेशर प्लान भी धरा का धरा रह गया। केंद्र सरकार ने पीएफआई का खेल खत्म करने का फैसला कर लिया। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पीएफआई के कारनामे ऐसे हैं कि इस देश विरोधी संगठन से किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ सियासी नेता ऐसे हैं जो देश की अखंडता, एकता के लिए खतरा बन चुके पीएफआई की हिमायत पर उतर आए हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से पीएफआई पर बैन लगा है, पूरी तरीके से पहले कार्रवाइयां और उसके बाद अब बैन। अब हमारे पास शफीकुर बर्क साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बैन लगा है, क्या कहेंगे अब, चूंकि पहले ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई और उसके बाद अब बैन लगा दिया? ये तो नामुनासिब बैन नहीं लगा चाहिए। अभी जहाँ तक सोफा पीएफआई इज कंसर्न, इट इज पॉलिटिकल पार्टी, और ये हमारे देश में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ चल रही हैं और देश के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है। लेकिन अगर जैसे बैंड लगने लगेगा तो प्रजातंत्र तो खत्म हो जाएगा। जी ऐसे अब इन्होंने लगा दिया। अब मेरी राय में तो ये नामुनासिब है। सर, पहले तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, उसके बाद अचानक बैन। कार्रवाइयाँ की है। अब इस तरीके से कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल पार्टियों पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलती करती है, ठीक है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कार्रवाई करो। सुरक्षा एजेंसियां मान रही थी कि पीएफआई के साथ बहुत संदिग्ध चीजें थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बैन की बात कही है कि सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिला था। तो पीएफआई पर पाबंदी बेहद सोच समझकर और सलीके से लगाई गई है। पूरा खतरा यह है कि पीएफआई पाबंदी लगते ही किसी नए संगठन के नाम पर सिर उठाएगा। बहरूपिया पीएफआई पर इस बार ऐसी घेराबंदी हुई है कि इस बार इसके लिए गिरकर संभल पाना नामुमकिन है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ पीएफआई पर चोट की है, बल्कि आतंकी चौकड़ी के बाकी चट्टे बट्टे को भी ठिकाने लगाने का इंतजाम कर दिया है। पीएफआई के साथ साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन, RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, NCHRO, नेशनल विमेंस फ्रंट, NWF, जूनियर फ्रंट, JF, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, EIF, रिहैब फाउंडेशन, केरल पर भी पाबंदी वाली कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि ये वो संगठन हैं जो आज नहीं तो कल पीएफआई की जगह जरूर ले लेते। 5 सालों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। आपको बता दें कि NIA और ED के पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर यह पता चला है कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया IED बनाने का काम कर रहा था और युवाओं को इस तरीके से आतंक की राह पर ले जा रहा था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और इसके लिए बाकायदे कई राउंड की बैठक भी गृह मंत्रालय में हुई है। उस बैठक के बाद इस तरीके का फैसला लिया गया। पीएफआई का काम करने का तरीका जांच एजेंसियों को काफी पहले समझ में आ गया था। कट्टरपंथी ताकतें किस तरह काम करती हैं, ये भी आप समझ लीजिए। जब सिमी पर पाबंदी लगी तो 3 मुस्लिम संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, NDF, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, KFD और तमिलनाडु के मनीथा नीति पासारी ने आपस में हाथ मिला लिए। इन तीनों ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI बना लिया। जांच एजेंसियों को आशंका थी कि अगर एक साथ PFI के सहयोगी संगठनों पर एक्शन नहीं हुआ तो कोई न कोई सिर जरूर उठाएगा। इसलिए इस बार फंड समेत सांप को कुचला जा रहा है। PFI की पूरी टेरर टीम को दबोच लिया गया है। OM सलाम चेयरमैन, EM अब्दुल रहमान वाइस चेयरमैन, अनीस अहमद जनरल सेक्रेटरी, नसरुद्दीन एलाम राम सेक्रेटरी, अफसर पाशा सेक्रेटरी, मोहम्मद शाकिब सेक्रेटरी।
पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जांच एजेंसियों ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। सबूतों की पूरी फहरिस्त छापेमारी के दौरान हाथ लग चुकी है। इन सबूतों को देखिए। विस्फोटक बनाने के तरीके बताने वाला लिटरेचर, देश के खिलाफ माहौल तैयार करने वाला लिटरेचर, मजहबी उन्माद भड़काने वाला लिटरेचर, विदेशी करेंसी। इतने सबूत हैं कि पीएफआई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।